स्वागत है आपका विरोध शर्मा जी नई परख के मंच पर। आज सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद भवन में ये बैठक हुई। बैठक 3 बजे से होनी थी पहले, लेकिन थोड़ी देर से शुरू हुई, जैसा कि हमेशा होता है। और जैसा कि हमेशा होता है, प्रधानमंत्री इस बैठक में नहीं गए। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें भी प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया था। उस बैठक को भी की अध्यक्षता भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। इस बैठक की अध्यक्षता भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। विपक्ष के सामने मुझे ऐसा लगता है पहले से स्पष्ट था कि ये बैठक केवल खानापूरी के लिए हो रही है, ताकि ये कहने के लिए हो जाए कि हम विपक्ष को भी विश्वास में ले रहे हैं, उनको भी भरोसे में ले रहे हैं। तो अगर सर्वदलीय बैठक के प्रति सरकार का ये रवैया होगा, तब फिर सर्वदलीय बैठक का भी महत्व कम हो जाएगा। उससे भी वो तो नहीं हासिल हो पाएगा। एक राष्ट्रीय एकता, एक राष्ट्रीय मतैक्य, राष्ट्रीय आम सहमति तो नहीं हासिल हो पाएगी, जो कि ऐसे संकट के क्षणों में हासिल होनी चाहिए थी। विरोध जी। ऐसा अभय जी, एक अंग्रेजी में कहावत है, एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। सुबह जगदम्बिका पाल जो आजकल बहुत ज्यादा बोलते हैं और लगता है कि स्पीकर बनना चाहते हैं वो, क्योंकि वो हर जगह बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब चेयर पे होते हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस होता है काफी कुछ, मतलब उनका परफॉर्मेंस जो है कम नहीं है। स्पीकर बनने के काबिल है वो। जब वो चेयर, मतलब वो जो पैनल पे बैठते हैं, चेयरिंग द हाउस, जब स्पीकर साहब नहीं रहते हैं। देखिए, वो आज कह रहे थे कि राहुल गांधी, तो उनको देखिए साफ जाहिर है कि कितनी गंभीरता से लेते हैं, तो वो तो मीटिंग में भी नहीं आएंगे। और प्रधानमंत्री ने 2 बार पार्लियामेंट में बोला, उस वक्त भी वो सदन में नहीं थे। और मतलब ये इतने वरिष्ठ नेता हैं और उनको ये नहीं पता था कि राहुल गांधी तो केरला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उसकी माता सोनिया गांधी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हाँ, तो इसके बजाय कि फोन करके हालचाल उनका पूछे, वो आप ऐसी कटाक्ष करते हैं। देखिए, आप अगर विपक्ष को इज्जत नहीं देंगे तो उनसे अपेक्षा मत कीजिए इज्जत की। और जो मैंने देखा नुमाइंदगी विपक्ष की तरफ से इस ऑल पार्टी मीटिंग में, तो जिस तरह से डिप्लोमेसी में टाइज डिग्रेड हो जाती है ना, कि हाई कमिश्नर से डाउनग्रेड करके डिप्टी हाई कमिश्नर लेवल की हो जाती हैं, या शेफ डी मिशन की हो जाती हैं, इस लेवल की हो जाती हैं। तो मैंने जब देखा तो तारिक अनवर और मुकुल वासनिक, ये दोनों वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, CWC के मेंबर हैं, थोड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में नहीं आता है इनका नाम। शीर्ष नेतृत्व तो राहुल गांधी और खारगे साहब होते। और दूसरा, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी धर्मेंद्र यादव, और टीएमसी थी नहीं इस मीटिंग में। तो इस मीटिंग की अहमियत क्या रह गई? और जहां तक अभी जानकारी मिली है, और सुबह तक शायद ज्यादा पता चलेगा, तो लगता है कि बातचीत हुई कि पाकिस्तान को इतनी अहमियत मिल गई, जो पीस टॉक्स हो रही हैं। तो एक कोट चल रहा है माननीय विदेश मंत्री का, इंडिया इज नॉट अ दलाल नेशन, हम दलाल मुल्क नहीं है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जयशंकर साहब अपनी भाषा सुधारें, क्योंकि you don't have to get down to the level of Pakistanis. देखिए, हमारे देश का रुआब कहीं ज्यादा है पाकिस्तान से, और हमारी डिप्लोमेसी प्रखर है। बिल्कुल, पाकिस्तान भी एस्ट्यूट डिप्लोमेसी करता है, लेकिन पाकिस्तान के बुरे दिन तो आए हुए हैं, जग जाहिर है। वहां पर उसका सरगना आज के दिन उसका प्रधानमंत्री नहीं है, उसका फील्ड मार्शल है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। और आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, and you are calling a neighboring country a dalal country. You can understandably call, and that too in the context of they trying to help out the United States. भाई, वो खुद से चले गए क्या? टर्की, इजिप्ट और ये वो खुद से गए हैं क्या? भाई, उनको न्योता दिया है ना अमेरिका ने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी अब जो कुछ अमेरिका कर रहा है तो बड़ी तारीफ वाली बात है उनकी, मत कीजिए उनकी तारीफ, किसी की तारीफ मत कीजिए, लेकिन भाषा का संतुलन रखे माननीय विदेश मंत्री जी।
You are the external affairs minister of India, and you don't have to stoop to the level of Pakistanis to grapple with them. You can keep your moral high, and yet talk about them without getting down to their level. ये कर रहे हैं वो. तो मतलब क्या है इसका? आपने स्पेस वकेट कर दी पाकिस्तान के लिए, इजराइल में जाके जप्पी पप्पी करके. आपको तो अब आप बाई पार्टीशन ट्रस्ट जो पहले आपके पास हुआ करता था, एक की आपको ऐसे लगता कि ये जो मुल्क है ये बाई पार्टीशन कॉन्डक्ट करता है, बराबर के रिश्ते रखता है दोनों से, एक्विडिस्टेंस रखता है, उसको आपने किस लेवल पे ले आए. और आज के दिन आपको ये कहना पड़ रहा है कि हम दलाल मुल्क नहीं है पाकिस्तान की तरह. तो मतलब ये है कि पाकिस्तान को वहां जो ले गया अमेरिका दलाली करने के लिए ले गया, क्योंकि अच्छा उनके साथ टर्की भी है और इजिप्ट भी है. तो इसको छोड़ते हैं. मेरा ये कहना है कि जिस तरह से ये हैंडल कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी, और जिस तरह से ये हैंडल कर रहे हैं आज के कठिन वक्तों में विपक्ष के साथ अपना रिश्ता, वो विपक्ष के साथ रिश्ता बनाने का तरीका नहीं है. अगर ये भाई क्या चाहता है प्रधानमंत्री का कि विपक्ष के वरिष्ठ 4-5 नेताओं को अपने घर पे चाय पे बुला ले, बिल्कुल, और वहां पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को बुला ले और डिफेंस मिनिस्टर को बुला ले. मुझे पता नहीं कि मैं राजनाथ जी की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे सच में कोई जानकारी नहीं है कि ऐसे समय में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन होती है. क्योंकि आई डोंट एक्यूज हिम ऑफ एनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग एवर. ही कांट बी एक्यूज्ड ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग. वो सामान्य योग्य हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं करते हैं. वो वही कहते हैं जो माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं. कांग्रेस में भी कुछ हद तक ये होता है, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं होता था जो आज के पिछले 11 साल से हो रहा है. सवाल जवाब होते थे. मुझे याद है कि डिसइन्वेस्टमेंट की जो मीटिंग हुई तो उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ अटल जी के टाइम में. तो डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर बनाया था ना अरुण शौरी को, याद हो अगर आपको. बिल्कुल. तो वो डिफरिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू का पता चलता है कि वहां अलग अलग सुझाव थे और उसके बाद ये निर्णय लिया गया. कोई लिख के नहीं आया होता था कि आपने ये बोलना है, आपने ये बोलना है, आपने ये बोलना है. तो इसका मतलब ये है कि कोई इन्फॉर्म डिस्कशन के बिना आप जो है सारी पॉलिसी बना रहे हैं और दिखावे के लिए ज्यादा कर रहे हैं. सब्सटेंटिव तरीके से इश्यूज को से रूबरू होने के लिए आप नहीं कर रहे. ये साफ जाहिर है. अब जैसे लाइनें लगी हुई हैं तेल के लिए, गैस के लिए. कल मैं एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था तो बता रहा था एंकर, बड़ा अच्छा एंकर है न्यूज 24 का राजीव रंजन, कि कर दे 50 किलोमीटर लंबी लाइन है. हाँ, बहुत मशहूर एंकर है. माहौल क्या है प्रोग्राम, माहौल क्या है. वेरी 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 अप्रिशिएबल द वे ही इज डूइंग इट. वो डिस्कशन तो उनकी जैसी होती है वैसी होती है, सब जगह जानता है, लेकिन वो उसका जो प्रोग्राम होता है बहुत अच्छा, जमीन से पता लगा के खबर. नहीं, वो बहुत मशहूर भी हो गए हैं इसके लिए वो. हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की जो बातचीत हुई है, ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई है, वो जो उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, जो उसका सकारात्मक उपयोग होना चाहिए था, वो नहीं हुआ. और इसलिए नहीं हुआ कि सरकार कतरा रही है, सरकार बता नहीं रही. अरे ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हो तुम, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग के बाद आप अनाउंसमेंट करो कि पार्लियामेंट में डिबेट होगी. पार्लियामेंट में सिर्फ क्या ये एक एकतरफा भाषण देंगे प्रधानमंत्री. प्रधानमंत्री के कथन पे चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में. बिल्कुल. अरे जनता आप पे विश्वास कैसे करेगी भाई? ये सब पक्षों पे लागू होता है. अगर आप उनके दिक्कत के समय में उनकी दिक्कतों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं और सदन के पटल पे सरकार से प्रॉमिस नहीं ले रहे हैं. अब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि 53 लाख मेट्रिक टन हमारे पास तेल की रिजर्व्स है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स. अब उसको बढ़ा के 60 लाख टन भी करना चाह रहे हैं. अच्छी बात है. फिर तो बताएं कि कितने दिनों तक चलेगा ये.
ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व। भारत की कुल जरूरत क्या है रोज की? हाँ, बिल्कुल। तो आप जो है वो कहते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स इज अ बिकनिंग, इट्स लाइक अ बिकनिंग, व्हाट इट रिवील्स इज सजेस्टिव, व्हाट इट कंसील्स इज वाइटल। तो ये बिकनी मत दिखाओ जी, आप पूरा हमको बताओ कि आंकड़ा क्या है, कितने दिनों के लिए तेल काम आएगा, और उसके बाद क्या उपाय करेंगे आप। भाई आपको अभी तो आपके शिप्स आने दे रहा है ईरान, कल को जब वो ग्राउंड ट्रूप्स वहां पर लैंड कर देगा अमेरिका, उसकी तो ग्राउंड एम्फीबियन फोर्स वहां पर लैंड करेगी, तो 2500 5000 से लेकर उनके मेरीज जो हैं वो पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले होंगे, और वहां तो जो युद्ध है वो एक ज्यादा कठिन परिस्थिति की तरफ धकेलता हुआ नजर आ रहा है उस खित्ते को। तो उस सिचुएशन में हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? क्या हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान दलाल है, बस इतना ही हम बोलेंगे क्या? तो मैं समझता हूं कि ये पार्ट डिबेट अच्छी नहीं है, और इनके जो पढ़े लिखे मंत्री भी हैं वो किस तरह से बात कर रहे हैं, मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, पता नहीं आप मेरे से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन मैं बड़ी सीरियसली ये बोल रहा हूँ और किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो जो बातचीत हुई, जो स्टेटमेंट हुई ट्रेड पॉलिसी पे भी, टैरिफ पे भी, जो यूएस के साथ टैरिफ डील्स हुई थी जो आपकी बाद में मुलतवी हो गई, वो जो है उसमें जो भाषण था वो भी मुझे तो आई डिडंट फील एम्पावर्ड सुनने के बाद कि भाई हो क्या रहा है। मुझे याद है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील 1, 2, 3, उस पे जो भाषण हुआ उसके बाद बुलेट फॉर्म्स में हमारे फैक्ट्स पे पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया सरकार की तरफ से कि आज पार्लियामेंट में ये बहस हुई और सरकार ने ये पॉइंट रेज किए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे नाजुक स्थिति में ऐसे अहम फैसले लेते समय सरकार की जनता के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति और जनता के प्रति अब जवाबदेही ज्यादा बन जाती है। और बार बार ये आरोप फैलाना कि ऑपोजिशन जो है वो अफवाह फैला रहा है, लोगों को विचलित करने के लिए सब कह रहा है, ये ठीक नहीं है। ऐसे वक्तों में विपक्ष की जरूरत नहीं होती है। जब लाइनें लगी हुई देखते हैं ना लोग, वो अपने आप उन्हें पता लग जाता है। मैं अभय जी अपने ड्राइवर को रोज कहता हूं कि मैं गाड़ी का टैंक फुल चाहता हूं, मतलब जितना तू बर्न कर रहा है पेट्रोल ऑन अ डेली बेसिस वो भरवा लिया कर शाम को, क्योंकि लूज तो मिलेगा नहीं हमको। तो कम से कम हमारी गाड़ी में तो उतना होना चाहिए कि जितना वो ढो सकती है हमारी गाड़ी। किसलिए? इसलिए कि बुरे वक्तों के लिए, फॉर द रेनी सीजन, यू हैव टू बी कॉशियस, बी प्रिपेयर्ड, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर ये लड़ाई मिसाल के तौर पे बढ़ गई तो किल्लत होगी ना, फिर बहुत किल्लत शुरू हो गई। जो पाइप गैस भी हमारे यहाँ आ रही है फटाफट, वो पाइप गैस भी क्या हम खुद थोड़ी अर्जित कर रहे हैं? सही बात। वो पाइप तरीके से आ जाती बाहर से आ रही है। गैस के मामले में तो हम बिल्कुल हमारी आत्मनिर्भरता बहुत कम है गैस के मामले में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें प्राइवेट सेक्टर क्या रोल है? जो वेनेजुएला से तेल जो रिलायंस वाला खरीद रहा है, क्या वो तेल आ रहा है? वो तेल क्या उसकी रिफाइनरी तक पहुंच रहा है? क्या उसके चलते नहीं है किसी को कुछ पता ही नहीं है। सरकार कोई जानकारी नहीं देती। देखिए यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये बता दिया कि हम तो रिफाइनरी बना रहे हैं जी, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स की, 200 400 500 बिलियन डॉलर की रिफाइनरी बना रहे थे वहां पर अमेरिका में रिलायंस वाले। ये बीच में अनाउंसमेंट हुई थी ना, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसको कंफर्म किया था। बिल्कुल। तो ये अनाउंसमेंट आ रही है कि भाई हमारे जो उद्योगपति हैं वहां पर रिफाइनरी अमेरिका में लगा रहे हैं, टेक्सास में लगा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं।
अमेरिका की मदद हो जाएगी। अमेरिका तो आत्मनिर्भर है तेल के मामले में, गैस के मामले में, इसीलिए तो दुनिया भर का तेल को आग लगा रहा है वो। बताइए ना जनता को। आप समझते हैं कि आजकल के जमाने में जहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो आप उसको आयरन कर्टन का जमाना चला गया। आयरन कर्टन तो सीमित है सिर्फ रूस तक और चीन तक, और जगह तो आयरन कर्टन ढह गए। हाँ, हमने सुना है कि गल्फ में भी आयरन कर्टन लग गए हैं, क्योंकि वहां पर जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में खबरें जो सही में नुकसान हो रहा है उसके बारे में खबरें छपने नहीं दी जा रही। मैं उसको समझ सकता हूँ कि कोई भी मुल्क अपने आड़े वक्त में ये नहीं बताना चाहेगा कि उसको कितना नुकसान हुआ, क्योंकि उसके चलते जो एनिमी कंट्री है उसकी मदद हो जाती है। ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप जब हम डायरेक्टली इन्वॉल्व वॉर में नहीं है, हम उसकी इम्प्लीकेशन से सताए हुए हैं, तो उसकी इम्प्लीकेशन के बारे में आप ईमानदारी से पर्याप्त जानकारी जनता को दें, क्योंकि ये मामला है रोजी रोटी का। ये रोजी रोटी का मामला है। हमारे आपके लिए रोटी का मामला है, स्टोव पे रोटी बनती है। जो 3 व्हीलर ड्राइवर है उसके लिए रोजी रोटी का मामला है, और जो एम्बुलेंस चलाता है उसके लिए दवाई का मामला है, इलाज का मामला है। जब भी आपका मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है या जाम हो जाता है तो आपकी इकोनॉमी जाम हो जाती है। ये दुनिया जानती है। लेकिन आप जो कह रहे हैं हम तो दलाल मुल्क नहीं है, इतना ही बता रहे हैं आप, और ये कह रहे हैं कि 53 लाख मैट्रिक टन हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखा हुआ तेल का, और 60 लाख मैट्रिक टन तक बढ़ा देंगे, लाख मैट्रिक टन तक बढ़ा देंगे। अच्छा कर रहे हैं आप। स्ट्रेटेजिक रिजर्व हर कंट्री में होते हैं, आपके पास है, आपने अच्छा किया है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखना ईंधन के, इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी क्वेश्चन। इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी क्वेश्चन। जब पहले हमारे देश में विदेशी कंपनियां आ गई थी तो बांग्लादेश की लड़ाई के बाद बाहर निकाल दी थी इंदिरा गांधी ने। क्यों निकाल दी थी? क्योंकि हमारी जो नेशनलाइज कंपनीज थी, जो सरकार की कंपनीज थी, उनके पास तेल रहे, ईंधन रहे, स्ट्रेटेजिक रिजर्व रहे। वो सही में हमारे लिए सिक्योरिटी का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो ये सरकार छुपाना ज्यादा जानती है और बताना कम जानती है, और यही कोशिश रहती है इसकी। तो इसमें देखिए एक बात मैं आपको जोड़ता हूं, आपकी बात में जोड़ता हूं कि एक चीज होती है प्रोपेन, एलपीजी का हिस्सा होती है प्रोपेन। अच्छा, जो गुजरात में मोरबी जो टाइल बनाने वाला एक कस्बा है, जो दुनिया में 60,000 करोड़ रुपए की टाइल हिंदुस्तान और दुनिया में बना के बेचता है, उसकी जो क्लिन्स हैं, यानी उसकी जो टाइल पकाने वाली भट्टियां हैं, वो प्रोपेन से चलती हैं। अच्छा, ये सरकार, जिसके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो गुजरातियों द्वारा नियंत्रित सरकार है, वो सरकार मोरबी टाउन को प्रोपेन नहीं दे पा रही है, और वो मार्च के पहले हफ्ते से ही बंद पड़ी हुई है सारी की सारी। उनके 200 जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, यानी कारखाना मालिक हैं, वो एक जगह मिले और एथेंस की डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तर्ज पर उन्होंने वोट डाले और कहा कि इसे हम अप्रैल तक बंद रखो, 15 अप्रैल तक बंद करने की घोषणा करते हैं। अब वहां पे लाखों मजदूर काम करते हैं वहां पे। अब वो सब मजदूर या तो वापस लौट गए हैं या वापस लौटने वाले हैं, और बिल्कुल वो पूरा रिवर्स माइग्रेशन वहां से छोटी छोटी ईटरीज पे जो काम करते हैं उसने तो उन्होंने शुरू कर दिया वापस जाना, क्योंकि वो इस बात से डरे हुए हैं कि कल को वैसा ना हो जाए कि हमको पैदल वापस जाना पड़े, कोविड की तरह। किसी महानुभाव ने कोविड का हवाला भी दे दिया अपने कथन में, अपने स्टेटमेंट में, पार्लियामेंट में। संकोच कर रहे हैं ये कथन, ये तो प्रधानमंत्री ने खुद दिया है ना। हाँ जी, बिल्कुल बोला है उन्होंने। देखिए प्रधानमंत्री उनके लोगों ने निकला है, हम लोगों ने संसद के रिकॉर्ड पे है, हम प्रधानमंत्री की इससे बेइज्जती तो ना कर रहे। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो उसका हवाला दिया है, रोज जी, प्रधानमंत्री कोविड का हवाला दिया है, उससे सही में लोग परेशान हुए हैं। उस लोगों में आप इनसिक्योरिटी ऐसे बयानों से फैला रहे हो जी कि भाई
जैसे कोविड की तरह के टाइम में क्राइसिस आया था, ये वैसा ही कुछ क्राइसिस भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन इट्स अ बैड कंपैरिजन। कोविड में लोग मर रहे थे, यहाँ पर ईश्वर की कृपा से लोग मर नहीं रहे अभी, और सिर्फ अभी तक सिर्फ उनके रोजगार जा रहा है, रोजगार में मंदी आ गई है भारी स्तर में। और जो 3 व्हीलर चलाने वाला है वो 4 दिन चलाता है अपना 3 व्हीलर और 1.5 दिन लगा के वो ईंधन भरवाता है। ऐसी लंबी लंबी लाइनें हैं कि वो एक डेढ़ दिन उसको लाइन में लगे रहना पड़ता है, ताकि वो अपनी जो भी गैस LNG वगैरह जो भी पाइप गैस जो भी है उसको अवेलेबल है वो डलवाता है। और ये सब ज्यादा LNG से चलते हैं जी। इतने नए वाले स्कूटर हैं। आपने पोल्यूशन के चलते आपने सबको कहा, प्रोत्साहन किया कि भाई आप ट्रांजिशन करें फ्रॉम पेट्रोल टू गैस, तो वो कर रहे हैं लोग, मोस्ट ऑफ देम रन ऑन गैस। तो मेरा ये कहना है कि आप जो भी बात कर रहे हैं नपी तोली सोच समझ के कीजिए, और वाई लूटने के लिए मत कीजिए। खासकर अरे मतलब आप पाकिस्तान को दलाल बोल के आप वो जो उसने अहमियत हासिल कर ली है उसको नगण्य कर दोगे क्या? उसको नगण्य करने का तरीका और है। और केवल दलाल नहीं बोला है जयशंकर ने, विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका का दलाल बोला है। पाकिस्तान इज देखिए फॉर अमेरिका। अगर वो कल को पलट के हमको इजराइल के दलाल बोलते हैं तो क्या गड़बड़ तो नहीं होगी? हमको बुरा लगेगा ना। हाँ, बहुत बुरा लगेगा। हम नहीं है इजराइल के के दलाल। हालांकि कुछ लोगों को ये भ्रम है कि हम बन गए उनके दलाल, लेकिन हम नहीं है। हिंदुत्ववादी जो हैं, जिस एक जमाने में ट्रम्प के लिए यज्ञ करते थे, उसकी पूजा, उसकी मूर्ति पे फूल चढ़ाते थे, उस पर तिलक लगाते थे, आजकल इजराइल के लिए यज्ञ हो रहे हैं, इजराइल की कामयाबी के लिए। देखिए, हाँ मैं कह रहा हूं ना आपको कि ऐसा मूर्खों का साम्राज्य बनाया है इन लोगों ने। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में जीतने के लिए पूजा की उन्होंने। हाँ। अब वो इजराइल के बीबी नेतन्याहू को जितवाने के लिए पूजा करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इलेक्शन लड़ना है, इन दोनों ने इलेक्शन लड़ने हैं ना, तो इसने इसको लिए तो कांग्रेस और सेनेट के लिए लड़ने हैं, और उसने प्रधानमंत्री बने रहने के लिए लड़ने हैं। तो हमारी पूजा कामयाब होगी या जो वहां के वोटर हैं जो बड़े भारी स्तर में वो भी छोड़ के इजराइल जा रहे हैं। इजराइल से भी पलायन शुरू हो गया बिकॉज ऑफ द वॉर। इजराइल के जो बाशिंदे हैं वो भी निकल के बाहर जा रहे हैं टू सेफर डेस्टिनेशंस। तो मेरा यह कहना है कि हर व्यक्ति के मन में विचलित है, हर कोई व्यक्ति विचलित है, अपनी सुरक्षा के लिए प्रति चिंतित है, और ना सिर्फ फिजिकल सुरक्षा बट जॉब सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी, और कॉन्सिक्वेंट टू दैट इसका सारा असर हमारे अस्पतालों पे क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। अस्पतालों को भी ईंधन की जरूरत होती है। जिन चीजों की आज के दिन किल्लत है वो सब चीजें इस्तेमाल की जाती हैं हॉस्पिटल्स में। ऑपरेशन थिएटर्स बंद हो जाएंगे अगर फ्यूल शॉर्टेज हो गई तो, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो गई। अगर ये किल्लत लंबी चली, जो चलेगी, मेरा मानना ये है, मेरा अपना आकलन ये है, मैं चाहता हूं मेरा आकलन गलत साबित हो। हम भी चाहते हैं गलत साबित हो, मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं ना करे। तो अगर ये आकलन मेरा सही साबित हुआ और ये किल्लत लंबी चली तो मंदी बहुत संगीन हो जाएगी, गहराती चली जाएगी, और उस चक्कर में कोविड की तरह तो खैर मैं चाहता हूं कभी भी देश में या दुनिया में ना आए वो महामारी, लेकिन लोगों के पास खाद्यान्न का संकट हो जाएगा, लोगों के पास आमदनी की गिरावट होगी, लोग भुखमरी बढ़ेगी इस देश के अंदर, सरकार कितना उनको अनाज देगी, क्या देगी, कैसे देगी, ये सब बहुत बड़े डिमांड और सप्लाई में इतना भारी गैप आ जाएगा, और बहुत भारी गैप आ जाएगा। भले ही वो खाद्य पदार्थ हो, आज की चर्चा का गैस हो, भले ही पेट्रोल हो, हर चीज की किल्लत हो जाएगी। बिल्कुल। आज की चर्चा का कुल लुबो-लुभाव ये है कि सरकार विपक्ष का विश्वास जीतने में नाकाम रही है। सरकार की कोशिशें भी पर्याप्त रूप से गंभीर नहीं थी। वो केवल मुंह दिखाई वाली बात ज्यादा थी कि खाना पूरी हो जाए, हमने विपक्ष को एक बार बुला लिया और विपक्ष इस बात को समझ गया। इसलिए विपक्ष ने अपने शीर्ष नेताओं को भी नहीं भेजा। एक दल ने, महत्वपूर्ण दल ने, बड़े दल ने, जो एक प्रदेश में
सरकार में पिछले 15 साल से है, उसने तो बायकॉट भी कर दिया। और विपक्ष की सर्वदलीय बैठक में भी मुख्य मांग ये थी, कांग्रेस ने भी ये मांग की, जो टीएमसी की मांग थी, कि भाई सदन में चर्चा होनी चाहिए। नियम भी बताया उनको, मुकुल वासनिक ने नियम भी बताया कि इस नियम के तहत चर्चा कराइए। ऐसे समय में जो चेयर होती है किसी भी हाउस की, वो अपनी इम्पार्शियलिटी, अपनी फेयर प्ले सिद्ध करती है और आदेश देती है सरकार को कि इस मुद्दे पर आप सदन में बयान दें और उसके बाद उस पर चर्चा होगी और उसमें जवाब का अधिकार होगा बाद में। लेकिन यहाँ पर तो राज्यसभा में जब माननीय प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, उसके बाद वहां के जो मेंबर्स हैं उनको राइट टू क्लैरिफिकेशन होता है, वो भी नहीं दिया गया। तो इसलिए आधा अधूरा चल रहा है सब कुछ और देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। हम लोग इस घटनाक्रम पे हम लोगों को निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि पल पल घटनाक्रम बदल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो 5 दिन की मोहलत ली थी, उसमें भी 2 दिन खत्म हो चुके हैं। दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर सारी दुनिया से वो तरह तरह के सैनिक बुला रहे हैं मध्य पूर्व में। पता नहीं कौन सा ऑपरेशन करने वाले हैं। लोग कह रहे हैं खर्ग द्वीप पे कब्जा करने वाले हैं। ईरानी मिलिट्री तैयार बैठी हुई है। मैंने जो सुना है खर्ग, दे वांट टू कैप्चर खर्ग, वही इन ऑर्डर टू रीच अ क्विड प्रो को ऑन हॉर्मुज, कि भाई अगर हम वहां कैप्चर कर लेंगे तो इनको मजबूर कर देंगे कि आप हॉर्मुज जो है उसको खोलिए। लेकिन ईरान की मिलिट्री जो है वो इंतजार कर रही है कि जरा जमीन पे मामला आए तो आसमान से उतर के तब हम देखें। इसीलिए वो झिझक रहा है डोनाल्ड ट्रंप की अगर बूट्स उतारेगा जमीन पे तो फिर बॉडी बैग्स जब वापस जाएंगे अमेरिका में तो उसके बाद उसकी राजनीतिक स्थिति क्या रहेगी अपनी, उस पे वो चिंतित है। तो और उसको वैसे इजराइल को इसकी कोई चिंता नहीं है, वो तो लगातार प्रोत्साहन कर रहा है कि चढ़ जा बेटा चूली पे। भाई डोनाल्ड ट्रंप को चूली पे चढ़ाने का तो उसने तहिया किया हुआ है बीबी नेतन्याहू ने। बीबी नेतन्याहू जो है, जिस तरह से बीबी नेतन्याहू इज फाइटिंग द इरानियन प्रॉक्सी हिजबुल्लाह इन लेबनान, उसी तरह से द वर्ल्ड इज फाइटिंग नेतन्याहू's प्रॉक्सी डोनाल्ड ट्रंप। ये भाई नेतन्याहू की प्रॉक्सी बन गया है डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल। तो ये अनफॉर्चुनेट है, इतने बड़े मुल्क का, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का वो लीडर है और बीबी नेतन्याहू जो है उसके कहने पे वो चढ़ जाता है सूली पे। ये तो गलत है ना। बिल्कुल ठीक। पता नहीं, देखिए वहां भी अच्छी बात है कि जेडी वेंस एंड मार्को रूबियो आर लीडिंग द टॉक्स, क्योंकि जेरार्ड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इनके साथ 2 राउंड कर चुके हैं वो, और उन्हीं टॉक्स के दौरान जो हमले हुए तो वो ट्रस्ट नहीं करते जेरार्ड कुशनर को और स्टीव विटकॉफ को। और जेडी वेंस और मार्को रूबियो को एक एलिमेंट ट्रस्ट है, क्योंकि वो सीरियस, दोनों सीरियस एक अपनी छवि रखते हैं। तो देखते हैं कि बातचीत शुरू होती है कि नहीं, लेकिन अभी तो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने बल्कि अपने 5 पॉइंट दिए ईरानियंस ने कि आप हमारी सॉवरेंटी हॉर्मुज स्टेट्स पे माने, आप जो है बिल्कुल लड़ाई बंद करें, टोटली बंद करें, हमको वॉर रेपरेशन दीजिए, डैमेजेस दीजिए जो हमको लड़ाई में नुकसान पहुंचाया। और भी 2-3 उनकी डिमांड्स हैं जो किसी भी हालत में अमेरिका और इजराइल तो नहीं मानेगा और अमेरिका भी नहीं मानेगा, जहां तक मेरी जानकारी है। जिस तरह से उन्होंने 15 पॉइंट रिजेक्ट किए हैं, ये भी 5 पॉइंट रिजेक्ट कर देंगे। तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अभी हम लोग इस बारे में बार-बार चर्चा हम लोगों को करनी पड़ेगी विनोद जी, क्योंकि मसला बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब लोगों के, देश के, सारी दुनिया के भविष्य से संबंधित है। बहुत-बहुत श्योर। बाय बाय।